मोदी कैबिनेट ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। दीपावली से पहले आज हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया गया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों को अब 46% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा 78 दिन का बोनस रेलवे के कर्मचारियों को देने का फैसला किया गया है। ये भी दीपावली से पहले एक उपहार के तौर पे देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जो आम कर्मचारी हैं, बी और सी ग्रेड के केंद्रीय कर्मचारी जो कि नॉन गजटेड हैं, उनको भी 1 महीने का जो वेतन होता है उसके बराबर सैलरी देने का, बोनस के तौर पे देने का फैसला लिया गया है। किसानों को भी दीपावली से पहले मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। रबी फसलों के एमएसपी पे 2 से 7% तक की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं पे 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सरसों पे 400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की बढ़ोतरी की गई है। कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों से लेकर किसानों तक को आज मोदी कैबिनेट की तरफ से दीपावली से पहले तोहफा मिला है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में टिकटों के वितरण को लेकर जबरदस्त माथापच्ची चल रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों के मुख्यालय में नई दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक भी हुई। सबसे ज्यादा मुश्किल वाली बात तो बीजेपी के लिए है, क्योंकि उसने जैसे ही अपनी पहली सूची जारी की, जबरदस्त विरोध सामने आया। उसके बाद दूसरी सूची की तैयारी के लिए जब पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य, चुनाव समिति के सदस्यों को बुलाया गया, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अब किसी भी कीमत पर राजस्थान में गुटबाजी नहीं चलेगी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहली सूची जारी हुई, उसके बाद राजस्थान के बड़े नेता अपने समर्थकों को विरोध प्रदर्शन से रोक भी नहीं पाए, उनके लिए अपील भी नहीं कर पाए कि इस तरह का मत कीजिए, चुनावी मौसम में ये सही नहीं होगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी सूची के वितरण को लेकर माथापच्ची चल रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जंबो सूची जारी कर सकती है, क्योंकि टिकट के दावेदार भले ही ज्यादा हो, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि जिन वफादार विधायकों ने पार्टी की सरकार को 5 साल तक चलाया है, उनमें से किसी का टिकट नहीं काटा जाना चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से इस पूरी टिकट वितरण को लेकर जबरदस्त एक्सरसाइज भी पूरी कर ली गई है और जल्दी ही अब यह सूची सामने भी आ जाएगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में मजबूत माहौल बनाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 3 दिवसीय यात्रा पर तेलंगाना पहुंच रहे हैं। 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी आज से 3 दिवसीय बस यात्रा की शुभारंभ कर रही है। इस दरमियान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां के प्रसिद्ध मंदिर रामप्पा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर उसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस तेलंगाना दौरे पर बीआरएस की नेता के कविता ने तंज कसा है और राहुल गांधी को चुनावी गांधी करार दिया है। इसके पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी तेलंगाना में मजबूत जातीय समीकरण और वहां कांग्रेस के पक्ष में कई सारे किसान नेताओं से बात करेंगे। कांग्रेस क्या तेलंगाना में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी, इसको लेकर माकूल माहौल बनाने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी आज से तेलंगाना में मजबूत चुनाव अभियान के प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अदानी समूह पर 12,000 रुपए करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि अदानी समूह को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, महंगी बिजली के पीछे अदानी समूह का हाथ है। सवाल उठने पर भी जांच नहीं की जा रही है। ऐसी क्या बात है कि जांच नहीं हो रही है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया अदानी समूह ने कोयले के आयात में गड़बड़ी की और 12,000 करोड़ रुपए के गबन किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी समूह पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी और कोयले की रहस्यमयी कीमतों में वृद्धि पर एक मीडिया रिपोर्ट दिखाई। राहुल ने कहा कि अदानी जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। सब जानते हैं कि अदानी समूह ने भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सवाल उठने के बाद भी अदानी समूह की गड़बड़ियों की जाँच कोई नहीं की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के वचन पत्र जारी करने के दौरान मंच पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कपड़े फाड़ने वाले मुद्दे पर जो चर्चा थी वो अब सियासी मुद्दा बन गई है। हालांकि उस वक्त हंसी मजाक में ये पूरी चर्चा हुई, लेकिन उस दौरान कपड़े फाड़ने वाली बात पर जब कमलनाथ ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दिग्विजय सिंह को दे के रखी थी और सबसे पहले वो गाली खाएं
और वो आज भी वैलिड है। ये बात उन्होंने मंच पर कही। और अब सीएम शिवराज ने इस पर तंज कसा है। सीएम शिवराज ने कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बातचीत ये बताती है कि कैसे गालियों को लेकर कांग्रेस में पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है गाली खाने को लेकर। दरअसल पूरा मामला वचन पत्र के दौरान कल पेश किया था। उस वक्त जब शुरुआत हुई वचन पत्र पेश करने की, जब कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा खोला, उस वक्त मंच पर ये बात सामने आई, लेकिन चर्चा अब सियासत का मुद्दा बन चुकी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप कि कैश लेकर के संसद में सवाल पूछने का जो आरोप लगा था, उस पर कार्रवाई करते हुए लोकसभा में एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष ने पहली मीटिंग 26 अक्टूबर को रखी है। एक तरीके से जो शिकायत बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था महुआ मोइत्रा पे, उस पर पहले चिट्ठी लिखी गई थी लोकसभा अध्यक्ष को, फिर लोकसभा अध्यक्ष ने इसको एथिक्स कमेटी को भेजा था और आज जो खबर आई है कि एथिक्स कमेटी ने इस पर कार्रवाई करते हुए 26 अक्टूबर को सबसे पहले निशिकांत दुबे को नोटिस करके बुलाया है कि वो आकर के अपना पक्ष रखें। महुआ मोइत्रा को भी बुलाया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। और इस तरीके से ऐसा देखा जा रहा है कि इस पे जो शिकायत निशिकांत दुबे ने की थी, वो शिकायत में ये बात कही गई थी कि किसी बड़े व्यवसायी के प्रभाव में आकर उनसे गिफ्ट और पैसे लेकर के, ये आरोप है निशिकांत दुबे का, लेकर के महुआ मोइत्रा ने कई सवाल संसद में पूछे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अभी से दरकने लगा है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। घोषित उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खियां बढ़ने लगी थी और अब मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे के बाद ये लड़ाई खुलकर आमने सामने की हो गई है। समाजवादी पार्टी को बगैर विश्वास में लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कुछ सीटों पर कांग्रेस के सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर ये गठबंधन प्रदेश स्तर का नहीं है तो फिर आगे भी कोई गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं होगा। जवाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी साफ कह दिया है कि उनका गठबंधन जनता के साथ है, किसी दल के साथ नहीं। वह उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। मनमुटाव के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को कांग्रेस में शामिल कर ये संदेश दिया है कि कांग्रेस भी गठबंधन की मोहताज नहीं है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार ने आज एक बड़ी मुहिम शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अमृतसर पहुंचे, जहां पर श्री हरमिंदर साहिब में 35,000 से अधिक जो पंजाब के स्कूली बच्चे हैं उनके साथ इन्होंने शपथ ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोशिश है कि पंजाब को किसी भी तरीके से नशे को खत्म किया जाए पंजाब से, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो नशा मुक्त रहे। और यही कोशिश है कि आज हरमिंदर साहब में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और तस्वीरें जिस तरह दिखाती है कि किस तरह से 35,000 से अधिक जो क्लास 8 से लेकर 12 के बीच के बच्चे जो है वो यहाँ पहुंचे और शपथ लिया उन्होंने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बच्चों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी जो है वो नशे से नहीं बल्कि स्पोर्ट्स से जुड़े। पंजाब सरकार की जो कोशिश है वो यही है कि लगातार जो यूथ पिछले दिनों में नशा करने लगा था उसको किसी तरह से बचाया जाए और जो नई जनरेशन है उसको नशे से दूर रखा जाए। कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में आधी आबादी पर अब सियासी बिसात बिछानी शुरू हो गई है। कोई महिला सम्मेलन कर रहा है तो कोई गांव में महिलाओं की चौपाल लगा रहा है। एक तरफ जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सियासी लाभ लेने के लिए बीजेपी ने महिला सम्मेलनों की शुरुआत कर दी है, तो अब सभी सियासी दल इसमें कूद गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूला लेकर अब बीजेपी के बाद सपा भी सामने आ गई है। कुल आबादी में 47% हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं को लेकर सपा गाँव-गाँव जा रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 1500 जगहों पर सपा महिलाओं को लेकर चौपाल लगाने जा रही है, जहां महिला उत्पीड़न, महिला अपराध जैसे तमाम सारे मुद्दों को उठाया जाएगा। यही नहीं, खासकर पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को अलग से आरक्षण न दिया जाना भी बड़ा मुद्दा बनेगा। हिंदुत्व के एजेंडे में कांग्रेस भी खुद को पीछे नहीं रखना चाहती है। अब कन्या पूजन से खासतौर पर महिलाओं के बीच संदेश देने की कोशिश हो रही है। दरअसल पिछले कुछ चुनावों पर नजर डाली जाए तो महिलाओं के वोटिंग ट्रेंड में बड़ा जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। यही वजह है कि साल 2024 के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय यात्रा के क्रम में आज पटना पहुंची हैं। बिहार में उनका 3 दिनों का प्रवास है। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगी। आज पटना पहुंचने के बाद वो ज्ञान भवन गई, जहां पर बिहार के कृषि रोड मैप 4 का उन्होंने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को कृषि प्रधान प्रदेश बताया और कहा कि किसानों की जरूरतों को मुहैया कराना सरकार का फर्ज है और उन्हें हर जानकारी मिलनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें कृषि रोड मैप 4 के बारे में जानकारियां भी दी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पटना पहुंची और इसके बाद वो करीब 3 दिनों तक रहेंगी। इस दौरान पटना, गया और मोतिहारी में उनका कार्यक्रम है। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह पहला कार्यक्रम है, पहली बार बिहार आई है। इस वजह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सख्ती बरती गई है। पटना, गया और मोतिहारी में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक साजिश को अंजाम दिया है। बीती रात पाकिस्तान की ओर से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें जम्मू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि बीएसएफ के बहादुर जवानों ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जानकारी सूत्रों से मिली है, उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं, जो इस कोशिश में हैं कि बर्फबारी से ठीक पहले भारी संख्या में घुसपैठ कर सकें और वही घुसपैठ पाकिस्तान आतंकियों को करवाना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। लेकिन आप बीएसएफ के जवानों को देखिए, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। यही इन जवानों का मकसद है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान को अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देना है। कैमरामैन जीत कुमार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अरनिया सेक्टर। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर लगातार केंद्र सरकार को लेकर केजरीवाल सरकार इस समय एग्रेसिव मूड में है। दिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर कहा है कि तमाम राज्यों को बुलाकर एक बार बैठना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि एनसीआर से जो क्षेत्र और जो राज्य जुड़ते हैं उनके साथ मीटिंग करके तय किया जाए कि आखिर पराली को लेकर जो परिस्थिति बनी है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान के तमाम राज्य ये तय करें कि आखिर किस तरीके से दिल्ली सरकार के साथ सामंजस्य बिठाना है और आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई करनी है पॉल्यूशन के खिलाफ। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो परिस्थिति दिल्ली के अंदर बनती नजर आ रही है, पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर हाई लेवल मीटिंग आज की जाएगी और उसमें तय किया जाएगा कि बढ़ते पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए किन किन कदम को उठाना है और किस तरीके से आने वाले दिनों को लेकर स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे जैसे पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता है और पॉल्यूशन के ग्राफ को बढ़ने की स्थिति को देखते हुए कई कदम उठाए जा सकते हैं आने वाले दिनों में। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। मौसम के बदलते ही दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है और साथ ही साथ यमुना में झाग दिखाई पड़ रहे हैं, उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छीटाकशी करते हुए नजर आ रही है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो इसके लिए बाकी राज्य जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के पत्र लिखा गया है। और ऐसे में बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है ऐसे में सरकार ने कई कवायद किए हैं, लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है इसको लेकर के आरोप चल रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि एक तो बाकी राज्यों में चुनाव है और दूसरा दिल्ली में त्योहारों का मौका है, तो कोशिश यही रहेगी पार्टी की जो जनता है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार में एक बार फिर से नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर के पटना के गांधी मैदान में सफल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और ये शिक्षक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में जो परीक्षा हुई थी उसमें जो शिक्षक सफल हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। 2 नवंबर को गांधी मैदान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी नवनियुक्त शिक्षकों का महाजुटान होगा। करीब 1,70,000 सफल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी, जिसमें से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षा में सफल शिक्षकों का रिजल्ट जारी हो चुका है और अगले 1-2 दिनों में प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा के रिजल्ट भी आ जाएंगे। महागठबंधन की सरकार इस आयोजन को एक मेगा इवेंट की तरह बनाना चाहती है, क्योंकि
2024 के लोकसभा चुनाव सामने है और महागठबंधन की सरकार यह दिखाना चाहती है कि हमने नौकरी के जो वादे किए थे उसे हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली और पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए रैपिड जो रेल है वो चलने के लिए तैयार है। फिलहाल ये रेल जो है करीब 21 तारीख से यानी कि 21 अक्टूबर से लोगों के लिए मिलनी शुरू हो जाएगी और इसका जो इनॉग्रेशन है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन पर करेंगे और फिलहाल पहले फेज में करीब जो 7 मेट्रो स्टेशन है वो कवर होंगे और इसकी जो लंबाई है करीब 82 किलोमीटर के आसपास इस रूट की लंबाई होगी, जो कि दिल्ली के सराय काले खां से चल करके मेरठ तक जाएगी। इसमें करीब 1700 लोग जो है वो करीब एक बार में सफ़र कर चुके हैं, क्योंकि ये देश की पहली रीजनल मेट्रो रेल है जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए चलाया गया है और इस रेल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, जो कि मेरठ और दिल्ली की जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी। कैमरा पर्सन हरविंदर सिंह ढिल्लन के साथ में मोहम्मद यूसुफ, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक महिला द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की किडनी बेचने का विज्ञापन देने से प्रशासन की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये विज्ञापन कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल सामने लगाया गया था। यही कारण है कि पुलिस ने इस मामले में मुस्तैदी दिखाई है। पुलिस ने विज्ञापन लगाने वाली महिला से संपर्क कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उस महिला का साहूकारों से विवाद है और उसको लेकर उसने कई बार प्रशासन के सामने आवाज उठाई थी। दरअसल कुछ साल पहले महिला ने अपने पति के इलाज के लिए साहूकारों से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद उस महिला ने साहूकारों को उससे ज्यादा पैसे लौटाए। इसके बावजूद साहूकारों का वो कर्ज खत्म नहीं हुआ और उन्होंने उसके पति की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई और प्रताड़ना से परेशान महिला परिवार सहित मुंबई में रह रही थी और अब उसने एक कदम उठाया। पुलिस ने इस मामले में उस महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब देश भर के स्कूली छात्रों के लिए एक यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। यानी आधार कार्ड के साथ साथ अब एक अपार कार्ड भी बनेगा। अपार कार्ड यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट। देश भर के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों का ये अपार आईडी कार्ड तैयार होगा। एडमिशन प्रोसेस में भी आने वाले समय में इसका उपयोग होगा। इस कार्ड में दी गई यूनिक आईडी की मदद से किसी भी जगह स्थित स्कूल को विद्यार्थी की डिटेल प्राप्त हो सकेगी। अपार आईडी की मदद से विद्यार्थियों को क्रेडिट स्कोर भी मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य विश्वविद्यालयों में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी इस अपार आईडी का एक विशेष प्रबंध होगा। या मानी अपार आईडी की मदद से वो उन एंट्रेंस टेस्ट में बैठ पाएंगे। यानी अब ये अपार आईडी ही छात्रों की एक नई पहचान आने वाले वक्त में बनेगा। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। गोरेगांव के जय भवानी बिल्डिंग में लगी आग के बाद मुंबई फायर ब्रिगेड ने यह सारे इमारतों की जांच शुरू कर दी है। अब तक जांच में पता चला है कि यह सारे के 25% इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। जानकारी के अनुसार मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम ने अब तक 462 इमारतों की जांच की है। सबसे ज्यादा जांच मुंबई के गोरेगांव इलाके में की गई है। 6 अक्टूबर के दिन जो है गोरेगांव इलाके में यह सारे की जय भवानी बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम ने जांच शुरू कर दी है और अब तक जो है 119 इमारतों को नोटिस दिया गया है। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया है कि इन सभी इमारतों में जहां फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगे थे उनको नोटिस दे दिया गया है और जल्द से जल्द फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने की चेतावनी दी गई है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। कोलकाता में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह सभी पंडालों में भीड़ लग रहा है। यहाँ पे लोग एक पंडाल से दूसरे पंडाल पहुंच रहे हैं।
वाकई दुर्गा पूजा में ऐतिहासिक पूजा के रूप में मनाया जाता है। और इस बार देखें कि कह सकते हैं कि जो कोलकाता का खिदिरपुर शिवतला अमर संघ में यहाँ पे केदारनाथ के धाम को बनाया गया है। जो लोग केदार धाम नहीं पहुंच सकते हैं वो यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो सड़कों पे हैं। सुबह से लेकर कोलकाता की सभी सड़कों पे यहाँ पे भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। उसी तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग, लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है, सुचारू रूप से यहाँ पे लोग सड़कों पे बाहर निकल सके, इसकी पूरी व्यवस्था किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। तो वाकई कोलकाता में इस समय चारों तरफ दुर्गा माता की पूजा हो रही है, दुर्गा मय के रूप में यहाँ पे हो चुका है। तो कह सकते हैं कि कोलकाता का एक तरह से दुर्गा पूजा ऐतिहासिक पूजा हो रहा है। पूरे वर्ष लोग तैयारी करते हैं और इस बार वाकई कोलकाता में दुर्गा पूजा देखते ही बन रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नेता हो या अभिनेता, सब तक छाया गरबे का खुमार। कहीं मशाल गरबा और अंगार रास तो कहीं गरबे में तलवार। गुजरात का सांस्कृतिक नृत्य गरबा भले ही ग्लोबल हो चुका हो, मगर अभी भी कई जगह पारंपरिक और सांस्कृतिक गरबों का खास महत्व। नवरात्र के मौके पर नेता और अभिनेता भी गरबे के जादू से अछूते नहीं है। आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, कंगना रनावत सहित कई फिल्मी सितारे गरबा इवेंट में हाजिरी दे चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रोज किसी न किसी गरबा ग्राउंड में जरूर पहुंचते हैं। राज्य के कैबिनेट शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने भी अपने पैतृक निवास स्थान भंडारा में आयोजित गरबे में कदम ताल मिलाते नजर आए। वहीं गुजरात दौरे पर आए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी गरबा देखने से खुद को नहीं रोक पाए। कुल मिलाकर नवरात्र में गुजरात और गरबा एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। कहीं पर डीजे की ताल पर आधुनिक गरबा देखने को मिलता है तो कहीं पर सांस्कृतिक और पारंपरिक गरबे की भी धूम रहती है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स के सबसे बड़े तस्कर ललित पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। ललित पाटिल की गिरफ्तारी चेन्नई से हुई है। ललित पाटिल पुणे के ससून हॉस्पिटल से कुछ दिन पहले ही फरार हो गया था। ललित पाटिल तब फरार हुआ जब ससून हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। महाराष्ट्र के नासिक में एक ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसमें 151 किलो एमडी ड्रग्स, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 300 करोड़ रुपए है, उस फैक्ट्री का मालिक ललित पाटिल ही बताया जाता है। इसलिए ललित पाटिल की जांच एजेंसियों को लंबे समय से तलाश थी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इन 15-20 दिनों में ललित पाटिल कहां पर छुपा था। इससे पहले पुलिस ने ललित पाटिल के भाई भूषण पाटिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। भूषण पाटिल की गिरफ्तारी यूपी से हुई है। पुलिस को शक है कि ललित पाटिल का जो ड्रग्स का नेटवर्क है वो कई राज्यों में फैला हुआ है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर प्रदेश से मिलिटेंसी का खात्मा पूरी तरह से करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक नया ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू किया गया है, जिसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में 43 पुलिस स्टेशंस को आधुनिक हथियारों से, गैजेट्स से लेस किया जा रहा है, ताकि उनके पास वो हर तरह के हथियार और दूसरा साजो सामान रहे, जिससे वो मिलिटेंसी का पूरी तरह से मुकाबला कर सके। ये सारे जो 43 पुलिस स्टेशंस है, ये जम्मू कश्मीर में उन जगहों पर चुने गए हैं जहां पर अभी भी मिलिटेंसी का प्रभाव देखा जा रहा है, और इस मिलिटेंसी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, जिसके चलते अभी तक जो है 21 पुलिस स्टेशंस को ये सारे जो मॉडर्न हथियार, साजो सामान, दूसरे तरह के नए गैजेट्स मुहैया कराए गए हैं, और बाकी जो बचे 22 पुलिस स्टेशंस हैं उन्हें ये सारे हथियार और दूसरी तरह के मॉडर्न फैसिलिटीज़ देने की प्रक्रिया जारी है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।